हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया कि सर आप अपना वीडियोस यूट्यूब पे भी डालिए, हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि आज चलो डालता हूँ यूट्यूब पे वीडियो कुछ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में वो मुझसे पढ़े भी हैं और वो जानते भी हैं मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। ओके, तो आज इस टॉपिक में स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं कुछ कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप मैन्युफैक्चरिंग का, थर्मल का और भी जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पार्टिकुलरली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर ले रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जान रहे होंगे इंडिया में। मैं लगभग बहुत सारे सिटीज़ में लेक्चर लिया हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक छोटा छोटा वीडियोस मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। एक सबसे स्टार्टिंग में एक पहला वीडियो कास्टिंग का डाल रहा हूँ, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो कास्टिंग में एक सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन का एक आपको मैं ब्रीफ कॉन्सेप्ट दूंगा, 15 मिनट का सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट से आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा, +2 मार्क्स। आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, ये +2 मार्क्स आपका एकदम पक्का है। समझ रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। +2 मार्क्स और +3 मार्क्स, 2-3 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन से, और हर साल आता है गेट में। तो आप एकदम बिंदास होके पढ़ो, और प्रॉब्लम बनाना मैं सिखा दूंगा आपको, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं आपको सिखा दूंगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप एकदम टेंशन नहीं लेना इस चीज का, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, गेट में सारा न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल बनेगा, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, कैसे करेंगे इसको। सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन, यही है हमारा टॉपिक, है ना। तो इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है अच्छे से। और उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक 15 मिनट्स का ये वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स का वीडियो आएगा, जिसमें मैं गेट और ईएस का सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना, और आपका वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बिंदास होके देखो, और फिर आपको अगर पसंद आया तो मैं और वीडियोस वगैरह बना के डालूंगा। तो देखते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन कास्टिंग में। आप लोग, मैं पूरा कास्टिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ आप जानते होंगे कास्टिंग में, बस न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं सारा टॉपिक कवर करूंगा। तो देखो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन, सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये कास्टिंग हो रही है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारी कास्टिंग हो रही है। अब ये अगर कास्टिंग हो रही है, ये तुम्हारा लिक्विड मेटल है, ये लिक्विड मेटल को तुम पोर कर रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हारा लिक्विड मेटल है। इस लिक्विड मेटल को तुम पोर कर रहे हो यहाँ पे इस कैविटी में, इस कैविटी में तुम पोर किया, और ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो ये सॉलिडिफाई कब होगा, कैसे पता चलेगा तुम्हें, कितने देर बाद? इसमें उंगली डाल के तो देखोगे नहीं कि ये सॉलिडिफाई हुआ कि नहीं, उंगली वापस ही नहीं आएगा तुम्हारा। तो तुम, ये तो बहुत छोटा सा है ना, एक बहुत बड़ा अगर कास्टिंग रहेगा, बहुत बड़ा कैविटी रहेगा, तो कितने देर बाद ये सॉलिडिफाई होगा, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, चोवोरिनोव साहब ने बताया था कि आप कैसे पता करोगे कोई भी कास्टिंग जो है वो कितने समय के बाद, कितने देर के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा हमारा कास्टिंग।
तो कितने टाइम के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ये डिपेंड करेगा। अगर एक बात बताओ, ये कैविटी तुम्हारी बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी कैविटी, तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और बहुत अगर छोटी होगी तो कम टाइम लगेगा। अच्छा, अगर इसको कैविटी इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मान लो ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, इसको मैं बाहर निकाल के तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये तुम्हारा एक स्पेसिमेन है इस तरह का, ये एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, इसी में तूने मान लो लिक्विड मेटल पोर किया, तो जितना ज्यादा इससे हीट ट्रांसफर होगा इस सरफेस से, क्योंकि हॉट है, थर्मोडायनेमिक्स, ये हॉट बॉडी है, तो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो हीट ट्रांसफर होगा इसके कर्व्ड एरिया से। तो यहाँ पे ये सराउंडिंग है हमारा, और ये हमारा एक सिस्टम है, तो ये हॉट मेटल है, हीट ट्रांसफर होगा, तो जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतना फास्ट क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा हमारा, उतना फास्ट सॉलिडिफिकेशन होगा। ऑब्वियसली सही बात है, सॉलिडिफिकेशन होगा। मतलब जितना ज्यादा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी के क्यों, हीट ट्रांसफर में पढ़े हो गए ये Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, पढ़े हो ये। तो जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतना जल्दी फास्ट ये सॉलिडिफाई होगा ना। तो Q जो होगा हीट ट्रांसफर, ये Q किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के। मतलब Q जितना ज्यादा जो हीट ट्रांसफर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है A के। तो जितना ज्यादा जो भी हमारा स्पेसिमेन है, कैविटी है या कास्टिंग है, उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट होगा सॉलिडिफिकेशन, होगा ना। मतलब तो फास्ट होगा सॉलिडिफिकेशन, तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, कम। तो फास्ट सॉलिडिफिकेशन होगा तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन हमारा होगा कम, तो लेसर टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, लेसर टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, समझ में आ रहा है, लेसर टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन। जितना फास्ट सॉलिडिफिकेशन होगा, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन उतना कम होगा, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत कम समय लगेगा सॉलिडिफाई होने में, तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन उतना कम। क्यू जितना ज्यादा, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन उतना कम। सही बात है, मतलब टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जितना ज्यादा क्यू उतना ज्यादा सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्यू, उतना कम टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन। मतलब टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन सर सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना कम होगा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, सरफेस एरिया उतना ज्यादा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन उतना कम होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे तुम देखो, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग जितना ज्यादा होगा फास्ट सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पता चल गया। और जितना ज्यादा जो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन है, हमें पता चल रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, और जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना बड़ा, उतना ज्यादा समय लगेगा सॉलिडिफाई होने में, जितना बड़ा कास्टिंग होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, जितना बड़ा होगा। तो इसी रिजल्ट्स को प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स में देखा गया, और बार बार किसी कास्टिंग को लिक्विड मेटल पोर करके देखा गया टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन लेबोरेटरी में। तो जब देखा गया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो चवोरिनोव्स ने बताया। और चवोरिनोव्स प्रिंसिपल क्या था, देखो चवोरिनोव्स प्रिंसिपल, ये हमारा ये कह रहा है कि टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बाई ए स्क्वायर के, याद रखना, V बाई ए स्क्वायर के, V बाई ए स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, मतलब स्क्वायर का टर्म आ जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंडेक्स एक्सपोनेंट, कास्टिंग एक्सपोनेंट। तो ये एक स्क्वायर का टर्म आता है, ये कहाँ से आया ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये है कि ये रिजल्ट आता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड रिजल्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ये t इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा k v बाई ए स्क्वायर, v बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और इस v बाई ए को बोलते हैं मॉडुलस, इस v बाई ए को बोलते हैं इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये है हमारा तो v बाई ए को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, वॉल्यूम बाई एरिया। तो याद रखना यहाँ पे एक टर्म आएगा मॉडुलस, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू के वी मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बस यही है सॉलिडिफिकेशन टाइम में, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यही है हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन v बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या है ये समझ लो। तो यहाँ पे where t is equals to time of solidification, time of solidification, and v is equals to volume of casting, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ कैविटी भी तुम बोल सकते हो कि जो कैविटी का वॉल्यूम होगा वही कास्टिंग का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है। अच्छा, ए क्या है, सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में। मान लो अगर किसी एक सरफेस को गेट क्या करेगा, इंसुलेट कर देगा, तो उस सरफेस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो वहां से हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, जब हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं तो वहां पर हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, क्योंकि जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो टेम्परेचर ही उसका डिक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा तो वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। तो द सरफेस the surface area which participates in the heat transfer, uninsulated surface area, okay, uninsulated surface area, uninsulated surface area, ठीक है। अनइंसुलेटेड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये है हमारा अनइंसुलेटेड सरफेस एरिया, अनइंसुलेटेड मतलब जो हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर रहा है वही, द सरफेस फ्रॉम विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है, हीट ट्रांसफर फिनोमेना टेक्स प्लेस, वही सरफेस एरिया लेंगे, अनइंसुलेटेड सरफेस एरिया। एम इज द मॉडुलस, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस v बाई ए, वॉल्यूम बाई अनइंसुलेटेड सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका यूनिट, देखो यहाँ पे इसका यूनिट टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन का सेकंड, इसका यूनिट मीटर क्यूब, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। चलो अच्छा एक और टर्म आएगा यहाँ पे के क्या है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। मान लो तुम कास्टिंग अल्युमिनियम का कर रहे हो तो अल्युमिनियम का ही राइजर होगा, अल्युमिनियम का ही गेटिंग एलिमेंट होगा, अल्युमिनियम का स्क्रू होगा, सारा चीज होगा, तो जब जब मटेरियल चेंज करेगा तभी के चेंज करेगा, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। अगर अल्युमिनियम की कास्टिंग कर रहे हैं तो अल्युमिनियम का ही दो स्पेसिमेन है, दोनों का के क्या होगा, सेम होगा, तो इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी, सेम मटेरियल के लिए ये सेम होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ,
ये है सेकेंड और ये है मीटर, तो सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कि अब देखो फास्ट सवाल बनाने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्री का मॉडुलस याद रखना पड़ता है, कुछ ज्योमेट्री का मॉडुलस हमें याद रखना पड़ता है जिससे सवाल फास्ट बन जाता है। तो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कुछ ज्योमेट्री उसका मॉडुलस, ठीक है। देखो कुछ ज्योमेट्री और उसका, इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें चवोरिनोव प्रिंसिपल, इसको नोट कर लो, नोट्स बनाते चलो, जितना बताऊंगा उतना से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, मटेरियल प्रॉपर्टी। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री है और उसका तुम्हें ये बताना है, कास्टिंग ज्योमेट्री। और इसका मॉडुलस, ठीक है। ये बताना है, ठीक है। तो चलो पहला कास्टिंग ज्योमेट्री क्या ले बोलो, स्फीयर ले, क्यूब ले, क्या ले, देखते मेरे पास क्या है पहला कास्टिंग ज्योमेट्री। देखते यहाँ पे पहला कास्टिंग ज्योमेट्री है, चलो पहला कास्टिंग ज्योमेट्री है स्फीयर, स्फीयर ले रहे हैं। देखो ये स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे ये स्फीयर, चलो ये स्फीयर है, इसका मॉडुलस क्या होगा बताओ। ये एक स्फीयर है, इसका मॉडुलस क्या होगा जल्दी बताओ, इसका मॉडुलस क्या होगा। स्फीयर है, इसका मॉडुलस क्या होगा। देखो ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का ये होगा तुम्हारा रेडियस होगा आर, ये होगा रेडियस आर, और ये होगा पूरा तुम्हारा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर डी। तो चलो बताओ स्फीयर का v बाई ए मॉडुलस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा, r/3 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, मॉडुलस r/3, 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ये आ गया r/3, r/3, और ये क्या हो जाएगा, r को क्या लिख सकते हो, d/6। तो इसको बेटा याद रखना, इसको बाबू याद रखना, r/3 d/6 डायरेक्टली, कि ये हमारा मॉडुलस है किसका। और जनरली गेट में क्या देगा कि 6 mm डायमीटर, 6 mm मतलब 6/6 1, मॉडुलस 1, मॉडुलस जैसे ही 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन किसके बराबर आ जाएगा, के सॉलिडिफिकेशन फैक्टर के। तो बहुत फास्ट हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमें मॉडुलस याद रखना है कि स्फीयर का मॉडुलस क्या होगा, ये होगा स्फीयर का मॉडुलस, ठीक है। चलो दूसरा देखो, ये पहला था स्फीयर, दूसरा क्या बोलो, दूसरा है हमारा, दूसरा क्या ले ले बताओ, दूसरा देखते हैं मेरे पास क्या है। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्यूब, देखो क्यूब है, चलो दूसरा है क्यूब। चलो ये देखो ये क्यूब है, तो ये अगर क्यूब है तो इसमें इस क्यूब का एज लेंथ है मान लो ए, सब इसका एज लेंथ है ए, 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 ठीक है। तो एज लेंथ इसका ए है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, और सरफेस एरिया 6a² होगा ना, 6a², 6 स्क्वायर है ना, 6 फेस है, एक फेस का एरिया a², तो ये आ जाएगा हमारा a/6। कुछ लोग एल से भी डिनोट करते हैं, तो l/6, a/6 जिससे भी डिनोट करना है। तो ये एक क्यूब था हमारा। चलो तीसरा देखो, ये समझ गए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो दूसरा देखो, क्यूब के बाद क्या है, क्यूब के बाद सिलेंडर, अगर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है तो सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो क्या है, देखो ये है हमारे पास सिलेंडर, तो देखो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसके बारे में चलो बताओ, सिलेंड्रिकल शेप है तो ये तुम्हारा होगा डायमीटर, बोलो होगा डायमीटर, और ये तुम्हारा, इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ,
क्योंकि कैपिटल डी से उसको डिनोट किया, ये है सिलेंडर और ये है हाइट h, ठीक है, हाइट h। चलो, तो ये एक सिलेंडर है, ये डायमीटर, तो ये एक सिलेंडर है। तो इसमें अगर तुम लोगे क्या नाम है, वॉल्यूम निकालोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच अपॉन, बोलो अपॉन 2 इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। सरफेस एरिया, एक टॉप सरफेस एरिया, एक बॉटम सरफेस एरिया, पाई/4 डी स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर। और कर्व्ड एरिया, ये वाला कर्व्ड एरिया, ये कर्व्ड एरिया जो आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, प्लस पाई डी एच, आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया मॉडुलस। तो इसमें जब तक h और d का रिलेशन नहीं दिया रहेगा, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इसका मॉडुलस, क्योंकि कुछ पता नहीं है h और d क्या होगा नहीं होगा। बस इसमें से पाई तुम हटा सकते हो, तो पाई को हटा दो, पाई को हटा के लिख दो यहाँ पे, तो पाई को हटा के लिख दोगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम सॉल्व कर लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, अच्छा, अब देखो सिलेंडर हमारा आ गया, तो सिलेंडर आ गया हमारा, सिलेंडर का ये, तो इसमें आगे देखो, सिलेंडर के बाद एक मैं दूसरा केस देख रहा हूं, एक दूसरा केस देख रहा हूं, एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूं जिसका जिसका एक फेस जो है, एक क्रॉस सेक्शन इंसुलेटेड है, ठीक है। तो देखो एक चौथा केस ले रहे हैं, सिलेंडर विद बॉटम क्रॉस सेक्शन, बॉटम फेस इज, बेस इज इंसुलेटेड, सिलेंडर विद इंसुलेटेड बेस। एक ऐसा सिलेंडर है जिसका बेस इंसुलेटेड है, चलो बताओ मुझे। तो अगर एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं जिसका बेस इंसुलेटेड है, एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं जिसका बेस इंसुलेटेड है, देखो यहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर जिसका बेस इंसुलेटेड है, देखो यहाँ पे, तो ये एक सिलेंडर है, इसका बेस इंसुलेटेड है, इसको मैं इंसुलेट कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंसुलेशन को मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, देखो ये इंसुलेशन है, ठीक है, ये इंसुलेशन, इसको मैं इंसुलेट कर दिया, हीट ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से। तो ये बेस हमारा इंसुलेटेड है, ठीक है, ये इंसुलेटेड बेस है, इसको तुम ध्यान में रखना, ये इंसुलेशन है, ठीक है। इंसुलेटेड बेस, ठीक। तो ये हमारा इंसुलेटेड बेस है, अगर ये इंसुलेशन है तो नो हीट ट्रांसफर, राइट। तो जैसे ही ये इंसुलेटेड हो गया हमारा, तो अब जो तुम आओगे, तो वॉल्यूम तो तुम लोगे, ये वॉल्यूम जो तुम्हारा आएगा, ये तो आएगा पाई/4 डी स्क्वायर एच। लेकिन जो सरफेस एरिया तुम लिखोगे, सरफेस एरिया तुम क्या लिखोगे यहाँ पे सरफेस एरिया तुम क्या लिखोगे, सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया, यहीं से हीट ट्रांसफर होगा, ये इंसुलेटेड हो गया तो हीट ट्रांसफर इससे होगा नहीं, बाकी कर्व से होगा और इससे होगा, टॉप से। तो लिखेंगे पाई/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच, समझ में आ रहा है, पाई/4 पाई डी स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो इसको लिखेंगे। अच्छा, अब देखो दूसरा, जल्दी से देखो, एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है, क्या ले रहे हैं, एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं, पांचवा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है, h इज इक्वल्स टू डी। तो यहां पे अगर तुम ये वाला सिलेंडर देखोगे, यही है हमारा सिलेंडर, लेकिन इसका हाइट और डायमीटर बराबर मैंने कर दिया, ठीक है, यही सिलेंडर है लेकिन इसका हाइट और डायमीटर बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर ये तुम्हारा d है और ये तुम्हारा h है, तो h इज इक्वल्स टू डी। तो h इज इक्वल्स टू डी है, पहला वाला केस है ये। तो इसमें इस इक्वेशन में तुम h इज इक्वल्स टू डी पुट कर दो यहाँ पे,
इस इक्वेशन में h इज इक्वल टू डी पुट कर दो, और h इज इक्वल टू डी जैसे ही तुम पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या वैल्यू आएगी, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम पुट करना, तुम्हें वैल्यू आएगी d/6 और h/6, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यही वैल्यू आएगी d/6 और h/6। तो एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है और कोई भी सरफेस इंसुलेटेड नहीं है, कोई भी सरफेस में इंसुलेशन नहीं है, तो d/6 और h/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करो h इज इक्वल टू डी, यहाँ भी ये तो है, यहाँ भी h इज इक्वल टू डी पुट करो, तो ये अपने आप सॉल्व होके d/6 आएगा, d/6 आएगा, और h और d बराबर है तो h/6 भी बोल सकते हो, d/6 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो फिफ्थ केस, ये यही वाला केस है, सिलेंडर विद इंसुलेटेड बेस बट h इज इक्वल टू डी, सिलेंडर with insulated base but h is equals to d, this is the condition again, एक बेस इंसुलेटेड है इसका लेकिन h is equals to d है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसको, देखो तो यहाँ पे अगर तुम एक सिलेंडर है, इसका बेस इंसुलेटेड है, तो ये इंसुलेशन है अगर, तो इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, ये इंसुलेटेड बेस है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से, तो अब तुम ये देखोगे तो ये तुम्हारा है D और ये तुम्हारा है H। ठीक है, तो H इज इक्वल टू डी है, तो H इज इक्वल टू डी है, ये सरफेस इंसुलेटेड है, तो मतलब ये वाला इक्वेशन ये सिर्फ एक ही लेंगे, टॉप, सिर्फ टॉप क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करेंगे, टॉप फेस का एरिया, कर्व्ड एरिया और वॉल्यूम। तो इसमें जब H इज इक्वल टू डी तुम पुट करोगे इस इक्वेशन में, H इज इक्वल टू डी यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 डी क्यूब हो जाएगा, जैसे ही सॉल्व करोगे तो d/5 वैल्यू आएगा, क्या आएगा d/5। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि एक सिलेंडर है, h इज इक्वल टू डी पुट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा h/5 आएगा और d/5 आएगा, d/5 और h/5, d/5 और h/5, इसको याद रखना, ये सब राइजर में काम आता है, डायरेक्टली बहुत फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। बोलेगा कि बेस इंसुलेटेड है, बेस से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बेस हीट इंटरैक्शन नहीं कर रहा है सराउंडिंग से, तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली मॉडुलस लिखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि h और d बराबर है, एक सिलेंडर है तो मॉडुलस हो जाएगा d/5 और h/5। समझ में आया? चलो अब देखते हैं सेवेंथ, एक इलिप्टिकल सिलेंडर। अभी तक तो जो सिलेंडर था इसका बेस क्या था, सर्कुलर, सर्कुलर था बेस, लेकिन अगर इलिप्टिकल सिलेंडर होगा तो क्या करेंगे, देखो इलिप्टिकल सिलेंडर के केस में अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इलिप्स हो जाए, इलिप्टिकल सिलेंडर, तो इलिप्स का एरिया जानते हो, वॉल्यूम जानते हो क्या होता है इलिप्स का? हाँ, बहुत लोग नहीं जानता होगा, जानते हो? हाँ, क्या होता है इलिप्स का एरिया? π/AB, ए और बी क्या है वहां पे, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। देखो यहाँ पे ये है हमारा इलिप्स, तो ये इलिप्टिकल सिलेंडर है, तो ये है हमारा इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी आएगा, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो सॉरी, तो ये आएगा ऐसा, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये तुम्हारा है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस, और ये है हाइट h, तो याद रखना ये हाइट h है, ये हाइट h। तो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, π/AB होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, π/AB इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलिप्स एंड हाइट इज h, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, ये याद रखना π/AB, ये वॉल्यूम है इनटू h। ठीक है, अपॉन टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, तो ये एरिया π/AB, ये भी एरिया π/AB, तो 2π/AB आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इंसुलेटेड नहीं है, कोई भी इंसुलेटेड नहीं है, तो क्या आएगा 2π/AB, तो 2π/AB प्लस 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 कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया पाई का क्या होता है, कर्व्ड एरिया पाई का होता है 2π
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू एच। याद रखना इसको, क्या होता है, पाई ए बी, 2 पाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू एच। ए इज इक्वल टू बी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ये कर्व्ड एरिया है। तो एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक प्रॉब्लम इस पे आया है जो मैं कराऊंगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराया हुआ है, इसी पे बेसिस, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो सारा न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, चुटकी में सारा न्यूमेरिकल बना सकते हो, ठीक है। तो ये इलिप्टिकल सिलेंडर का केस है, ये वॉल्यूम हो गया, ये टॉप एरिया। अगर मान लो इंसुलेटेड हो जाएगा, इसको इंसुलेट कर देगा तो सिर्फ पाई ए बी आएगा, अगर इसको इंसुलेट कर देगा सिर्फ पाई, अगर दोनों को इंसुलेट कर देगा तो ये आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमें सिर्फ वही करना है जो अनइंसुलेटेड है। अच्छा लास्ट देखो, स्लैब, अगर एक स्लैब यूज कर रहे हैं तो, अगर स्लैब की तरह कास्टिंग है तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। स्लैब की तरह अगर कास्टिंग है तो देखो, अगर ये मान लो ऐसा है तुम्हारा, ये एक स्लैब है, देखो ये अगर एक स्लैब है इस तरह का, तो इसको तुम, ये तुम्हारा मान लो ये एल है, ये एल है, देखो इसको मैं अलग नाम दे दे रहा हूं, ये है तुम्हारा एल, ये है तुम्हारा बी, ये तुम्हारा बी, और ये है तुम्हारा हाइट एच, ठीक है। तो ये एक स्लैब है, अगर तो स्लैब का ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। तो इसमें मान लो इसको इंसुलेट कर देगा, जिसको इंसुलेट कर देगा उसको हटा देना है, बस यही ध्यान में रखना। यही क्वेश्चन जो टफ होता है ना गेट में, यही कि कैच यही है कि जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसको नहीं कंसीडर कीजिए। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पे बता दो, वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा एल बी एच अपॉन टोटल सरफेस एरिया एल इंटू बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होगा ना, बोलो। इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। तो क्या सीखे, इससे ये निकल जाएगा, अगर ये एक आउट होगा तो एल एच एक कम कर देना, ये एल एच एक कम कर देना, ये 2 एल एच नहीं होगा, एक ही एल एच रह जाएगा। तो इसी तरह सिंपल है, बाकी तो मैथमेटिक्स तुम जानते ही हो, कोई नहीं। तो एक देख लिए मॉडुलस किसका निकाल के, मॉडुलस किसका निकाल के, स्लैब का। दूसरा इलिप्टिकल सिलेंडर का मॉडुलस, ये भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। बाकी तो याद ही होगा, ये सिलेंडर विद इंसुलेटेड बेस, बेस अगर इंसुलेट हो जाएगा तो d/5 h/5 डायरेक्ट रिजल्ट है, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। सिलेंडर वैसा जिसमें कोई सरफेस इंसुलेटेड नहीं है, उसका d/6 h/6 होगा, डायरेक्ट h इज इक्वल्स टू d अगर है तो। अच्छा, अगर सिलेंडर विद बेस इंसुलेटेड है लेकिन कोई कंडीशन नहीं दिया, h इज इक्वल्स टू d है, h इज इक्वल्स टू d/2 है, क्या है कोई कंडीशन नहीं मालूम है, तो वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टॉप वाले इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसमें क्या किए, दोनों को कंसीडर किए हैं, टॉप वाले को भी किए हैं, बॉटम वाले को भी किए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। पिक्चर क्लियर। उसके बाद क्यूब आ गया, क्यूब का क्या आ गया, a/6, वेरी गुड। उसके बाद स्फीयर है, स्फीयर का क्या आ गया, r/3 d/3। तो लिक्विड ड्रॉपलेट को, जैसे पानी का जो बूंद होता है या मेटल का जो ड्रॉप होगा, उसको हम लोग स्फेरिकल ट्रीट करेंगे, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट याद रखना, लिक्विड ड्रॉपलेट कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको ट्रीट करना स्फेरिकल ज्योमेट्री की तरह, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बस इतना ही तुम्हें समझना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंजॉय करो, और अगला वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूं उसमें इस पे न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? कमेंट में लिखो, लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो बेहतरीन बेहतरीन बना के दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, आप फीडबैक दीजिए। बहुत लोग मुझे जान रहे होंगे, बहुत लोग खुश भी होंगे, और एंजॉय कीजिए। और मैं हर चीज पे आपको शॉर्ट्स, सिर्फ 15 मिनट का, ज्यादा देर पढ़ना भी नहीं है, 15 से 20 मिनट का एक एक वीडियो रहेगा और उसी में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर, चलो, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय।